कंगना रनौत इससे पहले बाबा रामदेव से भिड़ गई। कुछ ऐसा कहा कि बाबा रामदेव को अच्छा नहीं लगा। बाबा रामदेव ने पहले उन पर टिप्पणी की थी। अब देखिए कंगना ने एक एक्ट्रेस पर अटैक किया है। यह विज्ञापन है रक्षाबंधन का। इसमें कृति सनन दिख रही है और कृति सनन के कपड़ों पर कंगना ने हमला किया है कि रक्षाबंधन के विज्ञापन में ये कपड़े पहनने की जरूरत क्या थी। और इसके बाद कृति सनन ने भी जवाब दिया है। तो सांसद देखिए कैसे दो सेलिब्रिटीज से उलझ गई। कंगना रनौत ने कहा कि बाबा जी मेरी जवानी या बेडरूम के सपने मत देखिए, मुझे चरित्र का पाठ मत पढ़ाइए। आपका चरित्र जैसा भी है मेरा उससे बेहतर है, यहां कोई फ्रॉड नहीं मिला हुआ। अब बाबा रामदेव ने इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा मैं इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, न बढ़ावा देना चाहता था। स्वामी रामदेव क्या है यह देश जानता है। रामदेव का योगदान भी देश जानता है। मैं ओछे लोगों के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पर कंगना ने कहा बाबा रामदेव ने हर तरह की मर्यादा लांघ दी है। उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है उससे पूरा समाज शर्मसार है। सनातन के जो कपड़े पहनते हैं उसे शर्मसार किया है। उन्हें महिलाओं के लिए अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। कंगना यहां कह रही है महिलाओं के लिए दृष्टि ठीक करिए, लेकिन यहां देखिए कंगना ने कृति सनन पर क्या कहा आगे बताऊंगा, लेकिन तापसी पन्नू से उलझ गई। कंगना ने कहा आए दिन कई लोग मुझ पर टिप्पणी करते हैं, ज्ञान देते हैं। तापसी पन्नू मेरे माता पिता पर सवाल उठाती हैं, मेरी परवरिश और बैकग्राउंड का अपमान करती रहती हैं। आशुतोष राणा कहते हैं कुत्ते की तरह भौंकती हूं। सोनी सूद कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए। आप लोग मेरी तरह 1% भी कामयाबी नहीं हासिल कर पाए तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। इस पर तापसी ने कहा दो महिलाओं के बारे में बार बार ऐसे सवाल क्यों? आप ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं होने देते? हम दोनों से ऐसे सवाल पूछना बंद कर देंगे तो इस तरह के विवाद खत्म हो जाएंगे। अब देखिए कंगना बाबा रामदेव को बता रही थी कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए, महिलाओं और मर्यादा पर बाबा रामदेव पर हमला कर रही थी। कंगना ने कृति सनन पर अटैक किया। रक्षाबंधन महिला होने के लिए शानदार समय है। हमारी अलमारियां कई तरह के कपड़ों से भरी हैं। कॉकटेल ड्रेस से लहंगा चोली, जीन्स से साड़ी, बिकनी से सलवार कमीज तक कपड़ों के कई विकल्प हैं। फिर भाई को बिकनी अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइल के इतने विकल्प कहां गए? यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया गया लगता है। कृति सनन ने कहा खूबसूरती त्योहारों में छिपी होती है, कपड़ों में नहीं। आखिर हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? समय के साथ पारंपरिक फैशन भी बदला है, लेकिन महिलाओं के संस्कार को कपड़ों से मापा जाता है। संस्कृति और परंपरा दिल में होती है, नेकलाइन में नहीं। सुनिए कंगना रनौत को। मैं देखती हूँ हर एक आए दिन ये इस तरह के लोग, चाहे वो आशुतोष राणा हो जो कहते हैं कि कुत्ते की तरह भौंकते हैं, चाहे सोनू सूद टाइप लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे तरीका सीखना चाहिए, राखी सावंत टाइप लोग हैं जो मेरे चरित्र पर जो है हर तरीके की भद्दी टिप्पणी करते हैं, तापसी पन्नू टाइप लोग हैं जो मेरे माता पिता को, मेरी परवरिश को, मेरे बैकग्राउंड को अपमानित करते हैं। मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप लोग मेरे समान 1% भी लाइफ में सक्सेस नहीं कमा पाए हो तो मैं आपका कोई भी ज्ञान नहीं सुनूंगी। मुझे जब देखो 4 गालियां देते रहते हैं मीडिया में आने के लिए, पहले आप कंगना रनौत बनो तो सही। आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। देखिए मेरा अपना ये मानना है कि शेर दहाड़ता है, हाथी चिंगाड़ता है, कुत्ता भौंकता है, तो किसी भी जीव की पहचान उसके स्वर से निकलने वाले कंठ से होती है कि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। आप बातों से ही हाथी की सवारी का आपको सम्मान मिलता है और बातों के कारण ही, आपके द्वारा भूले गए शब्दों के कारण ही आपको उसके पैर के नीचे डाले जाने वाला दंड मिलता है। स्वामी रामदेव क्या है ये देश जानता है। स्वामी रामदेव का योगदान क्या है ये देश जानता है। इसलिए मैं ओछे लोगों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते हैं।
इनफ इज इनफ। तो आपने ये लड़ाई देख ली। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं एक बहुत बड़े शहर जो पानी में डूब चुका है। फिर गया गुरुग्राम पानी में। देखिए जरा तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर भी तैर रही हैं और यहां बस तैर रही है। लेकिन अफसोस ये स्कूल बस है। सोचिए, बच्चों को ले जाने वाली स्कूल बस पूरी तरह से पानी में समा गई है। ये बड़े शहरों में शुमार गुरुग्राम की तस्वीरें। अब देखिए गुरुग्राम की अगली तस्वीर देखिए। ये बच्चा पानी में फंस गया, पानी के बीच रोने लगा। शायद इसने इस तरह की तस्वीर पहली बार देखी। अब देखिए गुरुग्राम का इफ्को चौक, ये देख रहे हैं, ये व्यस्त रोड है और वहां बीच सड़क गहरा गड्ढा हो गया है। तो सड़क पर गड्ढा तक तो अलग बात है, लेकिन सोसाइटी के अंदर हाल देखिए। सोसाइटी पानी पानी है, गंदगी भी है और वहां भी पानी भरा हुआ। अब बड़ी बात यह है, बच्चे को आप देख रहे हैं कैसे स्कूल पहुंचा है। बड़ी चीज यह है कि करोड़ों की कमाई, फिर भी गुरुग्राम पानी पानी कैसे हो जाता है। गुरुग्राम में आखिर इतना पानी कहां से आ रहा है, कितना पैसा गुरुग्राम के लोग दे रहे हैं टैक्स में, उसके बाद शहर का यह हाल है। देखिए मैं आपको दिखाऊं कि यह आप देख रहे हैं गुरुग्राम का हाल, यह है शहर का हाल। गुरुग्राम की पहचान बड़े कॉरपोरेट और आईटी केंद्र के रूप में। यहां ऊंची इमारतें, बड़े मॉल, महंगी रिहायशी प्रोजेक्ट और दफ्तर हैं। ये शहर ग्लोबल फाइनेंशियल हब और मिलेनियम सिटी कहलाता है, क्योंकि ये देश की बड़ी अहम कंपनियों के दफ्तर हैं यहां पर। गुरुग्राम से सालाना 65,000 करोड़ से ज्यादा का कुल टैक्स जाता है। अकेले केंद्र को करीब 48,000 करोड़ का इनकम टैक्स मिलता है। यह भारत का 9वां सबसे बड़ा इनकम टैक्स देने वाला शहर है। यहां पेशेवरों का औसत सालाना वेतन 22 से 33 लाख तक है। यहां एक शख्स का मासिक खर्च करीब 25 से 40 हजार रुपए है एवरेज, जबकि एक परिवार का खर्च 65,000 से 1.5 लाख महीना तक है। गुरुग्राम में घरों की कीमत कम से कम 60 लाख से 1 करोड़ है, जबकि 4 BHK 5 BHK अपार्टमेंट्स 45 से 100 करोड़ तक है। यहां अब तक का सबसे महंगा पेंट हाउस 271 करोड़ में बिका है। उसके बावजूद शहर हर बारिश में डूब जाता है, ट्रैफिक से बेहाल हो जाता है। गुरुग्राम जिले की आबादी 2011 जनगणना में करीब 15 लाख है और हालांकि 15 साल बाद यानी 2026 में आबादी करीब 30 लाख तक हो सकती है। हालांकि 15 साल बाद यानी 2026 में आबादी करीब 30 लाख हो जाएगी। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्यों डूब जाता है हर बार गुरुग्राम, क्या वजह है गुरुग्राम के डूबने की। इतना बड़ा शहर, इतना महंगा शहर, हजारों करोड़ टैक्स, फिर भी हर बार पानी में। दरअसल शहर में बड़ी संख्या में सड़कें, इमारतें और कंक्रीट की सतह बनी है। इससे बारिश का पानी जमीन में जाने के बजाय तेजी से बहता है। शहर की 60% से ज्यादा जमीन पर इमारतें और सड़कें बनी, जिससे जमीन की पानी सोखने की क्षमता खत्म हो गई। अतिक्रमण है, प्राकृतिक जगह नहीं बची, जिससे हालात बिगड़ गए। यहां का घाटा बांध जो है, जो कभी 370 एकड़ में फैला हुआ था, दावा है वो अतिक्रमण और कंक्रीट से 2 एकड़ रह गया है। अरावली पहाड़ियों से उतरने वाले पानी को रोकने के लिए अब यहां कोई बड़ा तालाब या बफर सिस्टम नहीं बचा है, जिससे पानी पूरी रफ्तार से सीधे रिहायशी इलाकों में घुसता है। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में लोकसभा में बताया था कि गुरुग्राम में 2019 में करीब 90 गंभीर जल जमाव के इलाके थे, लेकिन साल 2024 तक इनकी संख्या घटकर 30 रह गई। इसके बावजूद गुरुग्राम का जल निकासी सिस्टम नाकाफी है, जिससे थोड़ी सी बारिश में सड़कें और गलियां तालाब बन जाती हैं।
अब भी यही हुआ है और प्रशासन ने वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है, लेकिन हर साल ऐसे ही हालात होते हैं मगर ठोस समाधान नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं स्थानीय लोग और नेता। जब भी 50 mm 60 mm बारिश होती है पूरे गुरुग्राम में जल भराव हो जाता है और सारा ट्रैफिक जो है वो सड़कों पे। और कल तो बड़े दुखदाई बात है, स्कूल के बसें फंस गई सुभाष चौक के पास, देख लीजिए, और बच्चों को 4-5 घंटे बस में रहना पड़ा भूखे प्यासे। इससे ज्यादा दर्दनाक बात हो नहीं सकती। जब आप लोगों को देखो हेल्पलेस, मतलब लाचारी की तरह लोग घूम रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा वो कहाँ जाए कैसे करें। क्या यही मिलेनियम सिटी है? मतलब शर्म नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को? क्या हाल बना दिया गुड़गांव का। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कितने ही साल हो गए यहाँ पे कि कोई सुधार हुआ हो। पानी और पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी रह जाता है यहाँ। प्रशासन कहता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जमीनी स्तर पे तो वो दिखता नहीं है। बरसात के बाद कुछ भी पीटते रहो, सांप निकल गया लाठी पीटते रहो, वो वाली बात है, बाकी कोई मजे वाली बात नहीं। हर साल एडवाइजरी जारी होती है, हर साल बारिश में मानो जिंदगी रुक सी जाती है। सरकार को इतना टैक्स देने का क्या फायदा है हमारा? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि जिस तरह से वो बाहर से बिजनेस लाती है उसी तरह बाहर से जो है सिस्टम्स भी लेके आए, कुछ सीख के आए। हरियाणा जो आज फाइनेंशियली गड़बड़ी का नंबर 1 स्टेट बन चुका है, जहां फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, जहां इकोनॉमिक फ्रॉड हो रहे हैं, अब हरियाणा नंबर 1 बन चुका है। और दूसरी तरफ उनके मुख्यमंत्री कभी पंजाब, कभी किसी और स्टेट में टूरिज्म पे निकलते रहते हैं। ये एक अलग डिपार्टमेंट है उसके लिए, तो उसके लिए भी मैं देखती हूँ कि सीएम साहब और सारे की सारे मीटिंग्स लेते रहते हैं। और क्योंकि लंबा टाइम की बात है तो इसमें सारी की सारी जो इसके सॉल्यूशंस भी निकालने में टाइम लगेगा।